लद्दाख, जो अपने ऊंचे पहाड़ों, मोनेस्ट्रीज और फ्रैजाइल कोल्ड डेजर्ट इकोलॉजी के लिए जाना जाता है, एक बार फिर से अपने लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से न्यूज़ में है। इस बार की डिमांड सिर्फ बेहतर रोड्स या ज़्यादा नौकरियों की नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा है। स्टेटहुड और रीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करने की। ये समझने के लिए कि लोग ऐसी डिमांड क्यों उठा रहे हैं, हमें पहले समझना होगा कि 6th शेड्यूल है क्या और लद्दाख जैसे रीजन के लिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है। 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल पार्ट है जो इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स, कल्चर और गवर्नेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये बर्दोलोई कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था इंडिपेंडेंस के पहले, और आज आर्टिकल्स 244(2) और 275(1) में लिखा गया है। ये बेसिकली कुछ रीजन्स के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपना खुद का गवर्नेंस चलाने की पावर देता है, जिसे लोकल बॉडीज़ के थ्रू मैनेज किया जाता है, जिन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स कहते हैं। ये काउंसिल्स एक तरह की लोकल मिनी पार्लियामेंट होती हैं, जिसमें ज़्यादातर मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और कुछ गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। इनके पास लैंड, फॉरेस्ट्स, एग्रीकल्चर, सोशल कस्टम्स और माइनिंग, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, पर लॉ बनाने की पावर होती है। ये स्कूल्स, मार्केट्स, हेल्थ सेंटर्स चलाते हैं और कुछ टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सेल्फ रूल का एक मॉडल देते हैं, ताकि उनके ट्रेडिशंस, लैंग्वेज और लैंड आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस के प्रेशर में ना आए। आज के टाइम में नॉर्थ ईस्ट में ऐसे 10 काउंसिल्स हैं जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि लद्दाख, जो नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी दूर है, उसे ऐसी पावर्स क्यों चाहिए? इसका जवाब है 2019 के बाद होने वाली रीऑर्गेनाइजेशन। जब जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो उसके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं था। पहले लद्दाख के 4 मेंबर्स जे.एंड.के असेंबली में होते थे और लेह और कारगिल हिल काउंसिल्स को ज़्यादा पावर्स मिलते थे। लेकिन यूटी बनने के बाद डिसीजन मेकिंग ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चली गई, जो सेंटर अपॉइंट करता है। इस वजह से लोगों को लगा कि गवर्नेंस उनसे दूर हो गया है और आउटसाइडर लैंड, जॉब्स और कल्चर पर डोमिनेट कर लेंगे। ये डर और बढ़ा जब उन्होंने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल पॉलिसीज बदली जा रही हैं। लद्दाख की पॉपुलेशन 97% से ज़्यादा ट्राइबल है, जिसमें बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स दोनों हैं, अपने अपने ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और लाइफस्टाइल्स के साथ। पहले लोकल लैंड लॉज उनके ओनरशिप राइट्स को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स नहीं हैं, तो डर है कि मास टूरिज्म, बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन उनके फ्रजाइल इकोसिस्टम और कल्चरल बैलेंस को खराब कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए 2023 में ही 5.25 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट लद्दाख गए, जो कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से भी डबल है। ये होटल्स और शॉप्स के लिए अच्छा है, लेकिन वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट और लोकल लाइफस्टाइल पे प्रेशर डालता है। इसी तरह एक मेगा सोलर पार्क इलेक्ट्रिसिटी और इन्वेस्टमेंट ला सकता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड्स को भी ग्रैब कर सकता है। लोकल लोग कह रहे हैं कि अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल पावर्स मिल जाएं, तो उनके काउंसिल्स अपने लॉज बनाकर लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टूरिज्म को रेगुलेट कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज डिसाइड कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी 2019 में रेकमेंड किया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि उसका ट्राइबल कैरेक्टर यूनिक है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। 6th शेड्यूल ओरिजिनली सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसलिए लद्दाख में अप्लाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। ऊपर से लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है जो चाइना और पाकिस्तान के साथ लगता है। बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी देना कुछ लोगों के हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी और आर्म्ड फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन को मुश्किल बना सकता है। नॉर्थ ईस्ट का एक्सपीरियंस भी दिखाता है कि कभी कभी काउंसिल सेंट्रल फंड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं और गवर्नेंस कैपेसिटी वीक होती है। इसलिए ऑटोनॉमी और स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। सरकार ने 6th शेड्यूल देने के बजाय कुछ और स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि लद्दाख में 85% गवर्नमेंट जॉब्स लोकल्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, हिल काउंसिल्स में 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी गई हैं और लोकल लैंग्वेजेस जैसे भोटी, पुर्गी, शीना और बाल्टी को ऑफिशियल सपोर्ट दिया गया है। लेकिन लद्दाख के लोग फिर भी महसूस करते हैं कि बिना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग के ये मेजर्स उनकी आइडेंटिटी को लॉन्ग रन में प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर मिडिल पाथ क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिफेंस और बॉर्डर मैनेजमेंट तो सेंट्रल कंट्रोल के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन हिल काउंसिल्स को इन्वायरमेंट, टूरिज्म और नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दी जा सकती है। कल्चरल हेरिटेज जोन्स बनाए जा सकते हैं जहां सिर्फ लोकल्स लैंड ओन कर सकते हैं या बिजनेसेस चला सकते हैं, ताकि ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स बचे रहें।
काउंसिल्स को मेडिसिनल प्लांट्स या मिनरल्स जैसे रिसोर्सेज पे एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जा सकते हैं ताकि उनका रेवेन्यू कम्युनिटी के बेनिफिट और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए यूज हो। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी या हैंडीक्राफ्ट्स के लिए इनोवेशन हब्स बनाए जा सकते हैं जो लद्दाख के यूथ को जॉब्स दें और अनएम्प्लॉयमेंट कम करें, जो अभी नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। लद्दाख की डिमांड की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है बल्कि सर्वाइवल की कहानी है, एक यूनिक कल्चर, फ्रेजाइल इन्वायरमेंट और कम्युनिटी स्पिरिट के सर्वाइवल की। उनके लिए सिक्स शेड्यूल एक लग्जरी नहीं बल्कि एक शील्ड है जो उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड के प्रेशर से बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो या ना हो, क्लियर मैसेज ये है कि ऐसे सेंसिटिव रीजन में डेवलपमेंट हमेशा लोकल ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट के साथ चलना चाहिए। अगर वो बैलेंस अचीव हो जाता है तो लद्दाख सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ का एक मॉडल बनकर पूरे इंडिया के लिए शाइन कर सकता है।